गुर्जर जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा उत्तराखंड का उन्हें अधिवेशन रखा है और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ साथी एवं वर्मा जी को जाता है। मैं बार बार वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिस देश में जिस समाज में पैदा होती है वो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता है। राम सुरेश वर्मा जी जितने आंदोलन करते हैं, आंदोलन में लगे रहते हैं। मैं 4 साल पहले इनका आंदोलन देख रहा था अम्बेडकर नगर जिले के अंदर, क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और अम्बेडकर नगर जिले में धान लोग उगाते हैं, तो कई सालों का धानों का पैसा सरकार के पास रुका हुआ था। उस विषय में सरदार जी आंदोलन कर रहे थे और लगभग कई महीने तक वो आंदोलन चला। उस समय ये बुखार से पीड़ित हो गए, लगातार शरीर से डॉक्टर खून निकाल रहे थे और दवाई दे रहे थे, लेकिन इन्होंने आंदोलन छोड़ा और उस मिशन के ऊपर लगातार लगे रहे। बार बार धन्यवाद देता हूँ माननीय सरदार जी को कि जिस प्रदेश में जिस जिले में किसानों के लिए समस्या आई सबसे आगे दीवार बन करके खड़े हुए। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राज्य अधिवेशन उत्तराखंड में लगा हुआ है। तो मजदूरों के श्रम का मूल्य लगातार सरकारों के द्वारा गिराना और पूंजीपतियों के उत्पादित मालों का रेट अनियंत्रित बढ़ाने की खुली छूट देने के कारण भारत में रुपए का मूल्य 1917 के मुकाबले अमेरिका से 93 गुना पीछे हो गया है, जिसके कारण देश में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यानी इस मुल्क में दुनिया में कहीं से भी ज्यादा किसान आत्महत्या भारत के अंदर कर रहा है। दूसरा मुद्दा है किसानों की सारी समस्याओं का मूल जड़ ईवीएम मशीन है, क्योंकि ईवीएम मशीन किसानों के वोट का वैल्यू शून्य कर देती है। इसलिए ईवीएम मशीन हटाए बगैर किसानों की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि बाम से पोलोपिंग हमेशा सब्जेक्ट को केंद्र में रख करके अपनी बात रखने की अनुमति देती है और विषय तैयार करते हैं जिससे कार्यकर्ता उस विषय के ऊपर अपनी बात रख सके। तो पहला विषय रखा गया है कि किसान और मजदूरों के श्रम का मूल्य लगातार इन लोगों के द्वारा गिराया गया और पूंजीपतियों का माल अनियंत्रित रूप से माल के रेट बढ़ाए गए। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, मुझे भी कई बार आंदोलन के उत्तर प्रदेश के अंदर विषय में कि एक किसान अगर 10,000 रुपए का बकायेदार है तो उसका केवल कनेक्शन काट दिया जाता है। अभी 2-4 रोज पहले हमें इस हिसाब से सड़क मुलाकात की इस विषय में, लेकिन अगर वही पैसा एक दूसरे उद्योगपति के पास 10,000 करोड़ रुपए हो तो एक कुत्ते की तरह धूम हिलाते हुए सरकार और अधिकारी जाते हैं कि महाराज कुछ पैसा लौटा दीजिए, और जब वो नहीं लौटाता तो एक सौदेबाजी करके कुछ रुपए में उसका लोन राइट ऑफ करने का काम ये लोग करते हैं, यानी उस पैसे को माफ करने का काम ये लोग करते हैं। ऐसी देश के अंदर व्यवस्था बना दी गई है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि इस व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अकेला ब्राह्मण किसी व्यवस्था पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी संख्या 3.5% है और उनकी हैसियत नहीं है कि किसी मुल्क के ऊपर कब्जा कर दे। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, ऐसा सोचते हैं कि कोई बाहर से आया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और हमें गुलाम बना करके राज करके चली गई। ये गंदी सोच हमारे दिमाग के अंदर डालने का काम जो मीडिया कर रहा है, उसका भी विरोध हम लोगों को करना पड़ेगा। इंग्लैंड की जनसंख्या उस समय 3 या 3.5 करोड़ रही होगी, उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास थी, तो किस तरीके से 3 करोड़ लोग गुलाम बना थे? और 3 करोड़ तो इंग्लैंड से कभी भारत में आए भी नहीं, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो हमारे लोगों को गुलाम बना करके हमारे ऊपर राज करने का काम कर रहे थे। किसी भी मुल्क के ऊपर राज करने के लिए करोड़ों लोगों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर लोग देश के ऊपर राज कर सकते हैं। ये इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। लोकतंत्र के पिलर है 4: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। जिस
इन चारों चीजों के ऊपर कब्जा होगा, ये मानिए कि उस मुल्क के ऊपर उस जाति विशेष का कब्जा होगा। यानी करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं है, 4 किलो पर अगर आपके पास कब्जा है तो आपको उस मुल्क के ऊपर कब्जा करने में ज्यादा आसानी नहीं होगी। अब आइए विधायिका, मैं 1952 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसके विषय में थोड़ा सा आपके लिए प्रकाश डालूंगा कि 1952 में पहला चुनाव हुआ, जो एक ब्राह्मण था पंडित नेहरू करके, उसने, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसने 65% मामलों से टिकट दी पहली लोकसभा में और 47% चुन कर दिया। इसका मतलब यह है कि विधायिका पे कब्जा करवाया गया और जिन लोगों का संसद पे कब्जा हो जाता है, हाउस पे कब्जा हो जाता है, बाकी के जो 3 पिलर है उसमें कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। मीडिया पे कब्जा हो जाएगा आसानी से, आपका न्यायपालिका पे कब्जा हो जाएगा आसानी से, आपका कार्यपालिका पे आसानी से कब्जा हो जाएगा। यानी जो 1 क्लास के नौकरी होते हैं, डीएम एसडीएम जो बड़े अधिकारी होते हैं, उन लोगों के ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले विधायिका पर कब्जा होना पड़ेगा। जब आप विधायिका पे काबिज हो जाएंगे तो बाकी सब समस्याएं आपकी आधे से ज्यादा का समाधान अपने हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दाव पेच इन लोगों ने चला। अभी आप देख रहे होंगे हिंदू मुसलमान करके हमारे लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करने का एक फंडा है, ये एक दाव पेच है जिसमें हमारे लोग फंस करके इन लोगों का साथ देने का काम करते हैं। मामला हिंदू मुसलमान का होगा, लेकिन सत्ता पे काबिज कौन होगा? ब्राह्मण काबिज होगा। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरएसएस की ये दूसरी पार्टी जिसे बीजेपी बोलते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी नाम का, कुछ भी आप कर लीजिए, इन लोगों का कब्जा हो जाएगा और ये लोग वापस एक दूसरे से घुमा करके इस मुल्क के ऊपर राज करते रहेंगे। समस्या ये है कि जब हमारे लोग जागृत नहीं हो रहे हैं, इस वजह से इन लोगों का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर कब्जा हो गया है। इस वजह से हमारे हर चीज का मूल्य ये लोग जीरो कर रहे हैं। यानी जो मजदूर मजदूरी कर रहा है, जो किसान खेती कर रहा है, उसके अधिकारों को खत्म करके, उसकी मेहनत को खत्म करके जीरो करने का ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि विधायक इन लोगों के अंदर में काम करते हैं। हमारा एक विधायक गंगो विधानसभा से चुन करके गुजर आया, लेकिन जब लोगों ने कहा कि भाई आप तो गुजर विधायक हो, हमारी बिरादरी से हो, तो उसने कहा कि मैं बीजेपी का विधायक हूं। तो इस प्रकार से हमारे लोगों का सेग्रीगेशन किया जा रहा है। जो हमारा लोग हमारे बेस से चुन करके जा रहे हैं, वो हमारे काम में करके पार्टी का काम कर रहे हैं। ये हमारे लोगों को जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि किसान बन करके आंदोलन करे तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन किसान अगर हिंदू मुसलमान बन करके आंदोलन करेगा तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। क्योंकि एक शरीर जिसके 2 हाथ पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, अगर वो एक हाथ पैर काट दिया जाए तो वो अपाहिज हो जाएगा और अपाहिज आदमी कोई आंदोलन नहीं कर सकता। ये आप लोगों को समझ होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिए गए और जब हमारे 2 हिस्से हो गए, वो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो इसलिए हम ये बात स्पष्ट कर देते हैं, ये कोई कानून नहीं है, दाव पेच है। इन लोगों ने हमारे ऊपर राज करना है, तो एक दाव पेच है, उसे इस्तेमाल करके हमारे ऊपर लगातार राज कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं उनकी संख्या 3.5% है और 3.5% लोग वोट के हिसाब से इस मुल्क के ऊपर राज नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये लोग ईवीएम लेकर के आए। ईवीएम 2004 में आया, एक नारा दिया गया, जो लोग सत्ता में होता है दूसरे विपक्ष को खत्म करने का नारा देते हैं। बीजेपी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, इस प्रकार से नारे दिए, कहानी चलाई कि सर ये लोग कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। लेकिन खत्म कौन हुआ? सबसे पहले चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, क्या वो कांग्रेस थी? वह एक ओबीसी की पार्टी थी, इसलिए खत्म कर दी थी, मूल निवासी की पार्टी थी। अब दूसरा मामला आया, कांग्रेस समाज पार्टी 2022 के चुनाव में जाती, इतना सिंगल विधायक, एक विधायक, जिस पार्टी के कभी कई स्टेटों में विधायक एंट्री होते थे, उसका एक विधायक उत्तर प्रदेश में, जो उसकी जमीन थी वो ठिकाने में लगा दी गई। दूसरी शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में, शिवसेना, ठाकरे की पार्टी, एक एक करके सबको निपटा रहे हैं। और अगला नंबर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारी ही पार्टी वजूद में रहे, चाहे कांग्रेस वजूद में रहे, चाहे इनकी भाजपा वजूद में रहे, चाहे इनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी वजूद में रहे। 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी लोगों की, जिनकी संख्या 3.5% है, उन लोगों की 6 रीजनल पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ये कैसे संभव हुआ? ये लोग हमारे लोगों को हिंदू बना करके ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, इनका बंटवारा कर रहे हैं। इस वजह से ये लोग
सत्ता में बार बार आ रहे हैं। जब तक हमारे लोग इस प्रोपेगेंडा को नहीं समझेंगे, ये लोग जानकार नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, ये लोग परिवर्तन करने के लायक नहीं होंगे। आज भले ही मुट्ठी भर लोग इस मंच पे आए हैं, लेकिन ये लोग जब यहाँ से जाएंगे, ये जागरूक होकर के जाएंगे। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली, क्योंकि ये लोग संगठन से जुड़े हैं, जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। ये लोग पिछला तो जानते हैं, लेकिन पिछले का ध्यान देते हुए एडवांस भी बहुत सारा जानते हैं। चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन वहां पे तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ब्राह्मण पार्टी थी वो सत्ता में थी। क्या हुआ? इन लोगों ने बिल्कुल भी वहां ज्यादा 3 मार्च नहीं किया, चुपचाप ममता बनर्जी सीएम बनी रही और ये लोग अच्छी तरीके से वहां से चुनाव निपटा करके आ गए। काश वहां SC/ST OBC माइनॉरिटी की कोई पार्टी होती तो निश्चित रूप से वहां पे परिवर्तन होता, लेकिन ये लोग बांट करके इस मुल्क के ऊपर राज कर रहे हैं। ये बात किसानों को भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर यही लोग रिपीट होकर आते रहे तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि 1947 में मुल्क आजाद होकर के आज तक हमारा समाधान नहीं हुआ। इसी तरीके से लोग आते रहेंगे, राज करते रहेंगे, जाते रहेंगे। 2013 में नारा बुलंद किया एक प्रधानमंत्री जो मोदी नाम का व्यक्ति है, उसने कहा कि 2022 में किसानों के डबल कर दूंगा। हमारे बीच आए हैं, अब 2023 चल रहा है आने वाले हैं। और किसानों की किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसानों की समस्या ज्यादा संख्या किसान मजदूरों की सोच के अंदर है, क्योंकि हमारे लोग ही मजदूर हैं और हमारे लोग ही किसान हैं। एक मुद्दा ईवीएम के विषय में रखा गया है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ईवीएम के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन इस मुल्क में चला रहा है, वो बात से भारत मुक्ति मोर्चा है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब लगातार इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब जैसा ही इन्हें लगा कि जनता जागरूक हो रही है, कई सारे लोगों ने ईवीएम के खिलाफ एजेंडा शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्ट में चीजों के ऊपर बहस होने लगी है। वजह वामन मेश्राम साहब पांव से भारत मुक्ति मोर्चा है। और सरदार राम सुरेश वर्मा जी तो इस साल का जब कोविड का समय था 2019 में, उस समय भी यात्रा निकाल रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से मेरे याद है जब हम यात्रा में साहब के साथ में ही थे, शायद मेरठ में हमारा आखिरी प्रोग्राम था और वहां से कोविड की वजह से हमारा प्रोग्राम इन्हें डिनाई कर दिया गया, रोक दिया गया। वहां से सरदार जी गाड़ी लेकर के वापस लखनऊ की तरफ चले गए और मैं और 2-4 कार्यकर्ता होते वहां से हम शायद मेरठ से, वर्मा जी मेरठ से शायद वापस आएंगे, हापुड़ से वापस आएंगे। तो जब उससे पहले भी ये लोग लगे हुए थे। अब वर्मा जी 70 साल की उम्र में पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे मुल्क में घूम रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े आंदोलन इन लोगों ने किए हैं कि सरकारें तक झुका दी इन लोगों ने। तो साथियों, मामला ईवीएम का आया, मैं क्योंकि वैसे तो मूल्यवासी हो, लेकिन लोग हमारे साथी हिंदू ऐसा बोलते हैं, तो हमने बहुत सारे नारियल फोड़े हैं। आप लोगों ने भी शायद नारियल फोड़े होंगे, लेकिन ना कोई भगवान आया ना कोई देवी देवता मुझे तो नजर आ गए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत नारियल फोड़ लिए, इस बार ईवीएम को फोड़ दो तो रिजल्ट आ जाएगा। जब ईवीएम टूट जाएगी, वो तोता मर जाएगा जिसमें राक्षस की जान सीमित है, तो वो राक्षस मर जाएगा। साथियों, देश इस मुल्क में आपका राज आ जाएगा, उसके बगैर भी संभव नहीं है। मेरे दोस्त जो जिला महासचिव है माननीय गंजा करीम जी, अक्सर एक शायद ये बोलते हैं जो प्रोग्राम में जाते हैं कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। ये एक इशारा है। हमारे सर पे बाजू में चारों तरफ उल्लू बैठे हुए हैं, इन लोगों से बचना होगा। हमें ब्राह्मण बर्बाद नहीं कर सकता। जो हमारा मुखौटा लगा करके SC/ST OBC माइनॉरिटी के लीडर हमारे सीट पर बैठे हैं, इन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। इन लोगों से बचने का जरूरत है। आप लोग आज भी आके खोल करके अपने लोगों का साथ दें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे। मैं ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा है, हमें उनसे समय देना है। उन्हें सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, इसलिए आपने मुझे सुना। आभार, धन्यवाद। जय किसान, जय मोदी। उसमें एक बात
बात का निचोड़ आपने पता नहीं दिमाग में